नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल विभाग उत्तराखंड के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। ओलंपिक दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी और हमारे सभी खेल संघों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और आए हुए सभी हमारे अभिभावकगण, अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभाव और आज के ओलंपिक दिवस के अवसर पर आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और साथ में हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस अवसर पर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं तथा खेल भावना के प्रतीक पर्व ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट है, क्योंकि आज एक और जहां हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के 3900 और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के 2155 खिलाड़ियों को धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर रहे हैं। वहीं विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। मैं सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे खिलाड़ियों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये दिन हमें स्मरण करवाता है कि खेल केवल एक पदक जीतने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि खेल मानवता, एकता और शांति के साझा मूल्यों का प्रतीक भी है। आज जब हम ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो हमारे भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। चाहे वो नीरज चोपड़ा की जेवलिन थ्रो में स्वर्णिम जीत हो, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना जैसी बेटियों की संघर्ष गाथा हो या भारतीय हॉकी टीम की शानदार वापसी हो, हमारे हर खिलाड़ी ने ये साबित किया है कि भारत अब सिर्फ खेलों में भागीदार नहीं है, बल्कि एक विजेता की भूमिका में भी है। आज भारत के खिलाड़ी खेल के हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा शान से ऊंचा करते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे राज्य के भी कई युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार आज के इस दिवस पर आप सब लोग तालियां बजाकर उनका सबका प्रोत्साहन करें। भारतीय संस्कृति में खेलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन, गौरवशाली और बहुत समृद्ध रहा है। चाहे वो रामायण का काल हो, महाभारत का काल हो, ऐसे प्राचीन ग्रंथों में भी खेलों का उल्लेख न केवल मनोरंजन के रूप में हुआ, बल्कि इसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का एक माध्यम भी माना गया। भगवान श्री राम की धनुर्विद्या हो, श्री कृष्ण की बांसुरी हो, अर्जुन का धनुष और आज के ओलंपियन का मैदान, सभी में एक बात समान है, समर्पण और साधना। प्यारे खिलाड़ियों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करिए, फल की चिंता न करिए, क्योंकि फल की चिंता में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और मेरा भी मानना है कि यही सच्ची खेल भावना है जिसमें आप फल की चिंता किए बिना पूरे समर्पण और मेहनत के साथ खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। मैं आज आप सभी खिलाड़ियों से आह्वान करता हूं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर एक बार फिर से रोक लग गई है। आपको बताते चले कि यह रोक नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के द्वारा दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए लगाई गई, और जिस कारण अब प्रदेश में एक बार फिर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कुछ समय के लिए लटक गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किए गए आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती हुई याचिकाओं पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने आरक्षण को नियमों के तहत तय नहीं पाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई, तो साथ ही साथ सरकार से जवाब भी मांगा है। तो वहीं आपको बताते चले कि ऐसे में आप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि न्यायालय ने निर्णय का अध्ययन सरकार करेगी और साथ ही साथ उसके बाद अगला फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने की बात भी कही, लेकिन इस मामले में सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षण का रोस्टर सरकार ने तय किया था और उस पर कुछ लोगों ने अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई थी। जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा का तो चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। आरक्षण को लेकर के रिजर्वेशन को लेकर पहले ही सरकार तैयार नहीं थी। नहीं, रिजर्वेशन का एक मानक बनते है, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है। और ओबीसी आरक्षण के बाद सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो उसको जीरो केंद्रित आरक्षण किया, लेकिन आपत्तियां देना सबका अधिकार है। न्यायालय में आपत्तियां गई हैं, कल उसका जजमेंट भी आएगा और उस जजमेंट के आधार पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी पक्ष होगा उस पक्ष के आधार पर न्यायालय जो निर्देश देगा वो उस निर्देश से सरकार चुनाव कराएगी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के भीतर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से क्लस्टर स्कूल शुरू होने की तैयारी की जा रही है और जिसके चलते पूर्व में स्थापित प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल जिनकी संख्या 1488 है तो वह बंद होने की कगार पर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में पहले स्वास्थ्य का बुरा हाल था और अब शिक्षा का भी बुरा हाल हो चला है और जिस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि राज्य में निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों से साठगांठ कर इस क्लस्टर योजना को शुरू करने की तैयारी है और जिससे निजी स्कूलों को लाभ मिल सके। जो प्राइवेट खुली है उनकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ रही है कि डीएवी कॉलेज बंद हो रहा है। डीएवी कॉलेज जहां आप एलएलबी 3 साल का 10,000 रुपये खर्च करके कर सकते हो और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एलएलबी करने जाएंगे तो आप 8 लाख रुपये में एलएलबी करेंगे, 8 लाख रुपये। उसी प्रकार से बीकॉम ऑनर्स, उसी प्रकार से बीएससी, उसी प्रकार से अलग अलग विषय। तो इसलिए ये सारे सरकारी एडेड इंस्टीट्यूट्स बंद करो और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को पनपाओ, उनसे पैसा ऐड हो। वही हाल अब माध्यमिक शिक्षा में करने जा रहे हैं। 1488 स्कूल बंद करके आरएसएस के शिशु मंदिर और विद्या भारती को देने हैं और क्लस्टर स्कूल के नाम पर यह सारा काम हो रहा है। क्लस्टर स्कूल 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर आप कल्पना करिए कि देहरादून से आप जब ऋषिकेश जाएंगे तो ऋषिकेश से ब्यासी 30 किलोमीटर, ब्यासी से देवप्रयाग 35 किलोमीटर, देवप्रयाग से कीर्तिनगर 30 किलोमीटर। तो इस 30-30 किलोमीटर में जो सारे स्कूल बंद होंगे, एक स्कूल खुल जाएगा, क्लस्टर स्कूल। तो पूरे राज्य में अगर आप 1488 स्कूल बंद करोगे तो आप लगाइए कि शिक्षा की क्या हालत होगी। पूरे प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ेगी और पूरे प्रदेश में जब बच्चे को 30 किलोमीटर के दायरे में स्कूल में पैदल जाना पड़ेगा या खर्चा करके जाना पड़ेगा, पढ़ाई कब करेगा वो? 30 किलोमीटर आएगा जाएगा 60 किलोमीटर, तो बच्चा पढ़ेगा कब? पूरे प्रदेश के अंदर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग पर वाट लगा दी है और अब शिक्षा।
उत्तराखंड के पहाड़ों में पलायन की तस्वीरें तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन एक गांव की बदलती तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के गांव में पहुंचने से इस गांव की तस्वीर बदलने लगी। आपको बताते चले कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड की विधानसभा स्थित है और इसी क्षेत्र में एक गाँव है सारकोट। तस्वीरों में जो आप गांव देख रहे हैं, जहां हर घर पीले रंग के रंगे हुए नजर आ रहे हैं, वो सारकोट है। ऐतिहासिक और सैनिकों का गांव। अंग्रेजों के जमाने में इस गांव में अंग्रेज अफसर क्रांतिकारियों को फांसी देने का काम करते थे। तब यह गांव सरकोट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ अंग्रेज अफसरों की कोट लगी करती थी। लेकिन आज ये गांव सारकोट हो गया है। 6 महीने पहले गांव की तस्वीरें ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दौरे पर यहां पहुंचे और यहां लोगों से उन्होंने बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना और जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गांव को गोद ले लिया। मुख्यमंत्री धामी के गांव को गोद लेने के बाद से यहां सभी विभागों में विकास की दौड़ शुरू हो गई और जिस गाँव में लोगों के पास रोजगार नहीं था, आज वहाँ रोजगार के साधन विकसित हो रहे हैं। हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के मामले में भी गांव की कई योजनाओं में काम हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के सांसदों ने उत्तराखंड में दर्जनों गांवों को गोद लिया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा गोद लिए गए सारकोट गांव को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि नेताओं को मुख्यमंत्री के गोद लिए गांव को मॉडल की तरह देखना चाहिए। अगर कोशिश ईमानदार हो तो गांव का कायाकल्प हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने इस गांव की विशिष्टता को लेकर ही इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया है, क्योंकि ये गांव उद्यमिता में नंबर 1 है, सहकारिता में नंबर 1 है। ये गांव कृषि आधारित जीवन प्रणाली वाला गांव है। पशुधन इस गांव में मेरे विचार से इस क्षेत्र में इतना घना और इतनी संख्या में पशुधन कहीं नहीं होगा, दुधारू जानवर। उसके अलावा सब्जी के उत्पादन में। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को गोद लिया है, सरकार के हर विभागों ने इसको स्पर्श किया है और गांव के कर्मठ लोगों ने प्रत्येक योजना को जिस तरह आत्मसात किया है, तो आज जिस तरह आप पॉली हाउस देख रहे हैं, सब्जियों को देख रहे हैं, नए नए किस्म के फलदार पेड़ लग रहे हैं, नकदी फसलों को लेकर गांव में जो रुचि जगी हुई है। अभी आपने देखा जिस तरीके से मशरूम की खेती को लेकर, पॉली हाउस को लेकर लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है और किसी घर पे ताला नहीं है, कोई खेत बंजर नहीं है। ये अपने आप में विशिष्ट गांव है और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे गाँव को गोद लेकर और इसको पूरी योजनाओं से जोड़ करके ऐसे गाँवों को के लिए भी प्रेरणा दी है और आगे और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। और शायद मुख्यमंत्री जी आसपास के जैसे आज प्रतिनिधि मंडल मिले हैं तो उनका भी विचार करेंगे। तो एक गांव को लौटने के लिए, गांव को सजाने के लिए लोगों में रुचि जगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं। सरकार के डिपार्टमेंटों ने 2 तरह से चीज़ों के ऊपर काम किया। पहला कि जो सरकार की जितनी योजनाएँ हैं, चूँकि ग्राम सभा बहुत बड़ी है और ब्लॉक मुख्यालय से भी दूर है, तो लोगों की पहुँच सरकार की योजनाओं तक नहीं हो पाती थी। उन सुविधाओं को सरकार के डीएम चमोली के सपोर्ट से या निर्देश से सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है वो घर में आकर के लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार के तमाम विभागीय अधिकारियों ने उसके लिए काम किया। उसमें 1-2 चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा निर्णय सरकारी विभाग ने किया है। खासकर उन्होंने रोजगार परक के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया और लोग निश्चित तौर पर उसमें रोजगार भी कमा रहे हैं। उसमें हम 1-2 चीज़ें को अभी जो एकदम से जिसका रिजल्ट सामने दिख रहा है, उसमें मशरूम की खेती हो गई है। उसमें लोगों ने को गाय बकरी के लिए समर्थन किया गया, लोग दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं और अपना परिवार के दूध उत्पादन लिए साथ साथ में अपने रोजगार के लिए भी उसको डेयरी को भी लोग दूध दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, जैसे उद्यानीकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे काम हुए हैं और उसके रिजल्ट थोड़ा दिन बाद आने की उम्मीद है और उम्मीद करता है कि उसके अच्छा लोग उससे भी अच्छा उत्पादन कमाएंगे और अच्छे आर्थिक। राजधानी देहरादून में तेज रफ्तार एक बार फिर से जानलेवा साबित हुई है। आपको बताते चले कि क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में आशा रोड इलाके में एक मारुति कार की सीमेंट से लदे ट्रोले से भिड़ंत हो गई और जिसमें हरियाणा निवासी 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बताते चले कि घायल को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा नंबर की मारुति कार सहारनपुर से देहरादून की ओर जा रही थी। कार जैसे ही आशा रोडी इलाके में पहुंची तो तभी तेज रफ्तार में चल रही गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने आ रहे सीमेंट से लदे
ट्रोले से टकरा गई और हादसा इतना भीषण था कि कार के खरपच्चे उड़ गए, तो वहीं 4 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है और वहीं जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। पुलिस का प्रारंभिक आकलन है कि हादसे की वजह तेज रफ्तार और ओवरटेक की कोशिश हो सकती है। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के द्वारी खाल में गुलदार के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि गुलदार के इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। तो वहीं घटना में 34 वर्षीय लता देवी पत्नी जयवीर सिंह की अपने घर के पास खेत में बकरियां चरा रही थी कि तभी झाड़ियों में घास लगाए बैठे गुलदार ने अचानक से लता देवी पर हमला कर दिया। महिला की चीखने की आवाज सुनकर परिजन घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते तब तक लता दम तोड़ चुकी थी। वहीं आपको बताते चले कि घटना की सूचना तुरंत तहसील प्रशासन और वन विभाग को भी दी गई। सूचना मिलते ही पोखाल क्षेत्र के कानूनगो राकेश डाबराल के साथ साथ पटवारी कांता प्रसाद गांव के लिए रवाना हो गए। तो वहीं आपको बताते चले कि लेसडोन वन विभाग के डीएफओ आकाश गंगवार और रेंजर उमेश चंद्र जोशी भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। और उपगांव हलसीब की जयवीर सिंह तोमर की पत्नी लता देवी को यहाँ पे ग्राम सभा हथूड़ के सरहद में बाघ ने मार दिया है, जबकि जंगलात वालों को और एसडीएम साहब को मैंने अध्यक्ष जी द्वारा माननीय अध्यक्ष जी द्वारा खनूर जी द्वारा उनको 5 बजे फोन कर दिया गया है और 7 बजने वाले हैं। अभी तक ये खाली फॉरेस्ट साहब और रेंजर साहब यही लोग पहुंचे हैं, बाकी कोई शासन नहीं पहुंचे यहाँ पे। ये कितनी दुख की बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आईएएस मनीष कुमार ने चंपावत जिले के 24वें जिलाधिकारी के रूप में औपचारिक रूप से पद को ग्रहण कर लिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस विभाग के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही साथ इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कक्ष में पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यभार को ग्रहण किया और डबल लॉ कक्ष में अभिलेखों का अवलोकन भी करते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद उन्होंने कार्यालय परिसर और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए डीएम मनीष कुमार ने कहा कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता जनपद में संचालित विकास कार्यों की गति देना और साथ ही साथ आदर्श चंपावत की परिकल्पना को रूप देने और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कि आप सभी लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर पधारे। मेरा जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश प्राप्त होते हैं और उनका मार्गदर्शन में मुझे जनपद का कार्यभार मिला है। उसमें मुझसे जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं कि चंपावत जो है वो आदर्श चंपावत के रूप में समयबद्ध रूप से इसको कार्य किया जाए, नवाचार के कार्य किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला कल्याण और वृद्ध कल्याण, इन सभी चीज़ों में भी काम किया जाए। आपदा के जो दुष्परिणाम हैं उसको कम करने के लिए कार्य किए जाएं और विकास की योजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारा जाए, उसको कंप्लीट किया जाए। ये चीज़ें देखना और साथ ही साथ जो जन अपेक्षाएं हैं और एक पारदर्शिता है उसको लाने के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं उसको किया जाए। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं, तो इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनको नागरिकों को धरातल उनके घर तक पहुंचाना, धरातल पर उतारना, इन सभी के लिए हमारी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम करेगी और एक समयबद्धता का जो मेन थीम रहता है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। पारदर्शिता और सरलता, सुलभता और नागरिकों के लिए सभी हमारे जो कार्यालय हैं उनके लिए उपलब्ध हैं। इसमें जितने भी हमारे अधिकारी हैं ये सभी लोग सभी से आज हम लोगों ने बैठक की है। उन्होंने सभी ने आश्वस्त किया है कि जो भी जन भावनाएं हैं, जन अपेक्षाएं हैं और हमारी राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको लाभार्थियों के घर तक पहुंचाने का कार्य जो है पूरी टीम एक समयबद्ध रूप से कार्य इसको संपन्न करेगी
जो महत्वपूर्ण योजनाएं यहाँ पर हैं, चाहे वो सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, बिजली की हो, पानी की हो, इन सभी पर भी काम किया जाएगा। और आजीविका के स्रोत संवर्धन, आजीविका का कार्य, जल वर्षा संचयन, जल संरक्षण, इन सभी चीज़ों पर जो है रणनीति बनाई जा रही है, इस पर काम किया जाएगा। और वर्तमान में जो अभी हमारे सामने जो एक चुनौती है वो इलेक्शंस की है, आपदा का समय भी चल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रणनीति तैयार की है और हमारी पूरी टीम इस पर कार्य कर रही है। और जल्द ही हम लोग इसमें जो हमारे सामने इलेक्शंस है इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से और सभी जितने भी हमारे निर्वाचक हैं उनको सम्मिलित करते हुए इस कार्य को अच्छे से संपन्न कराएंगे। इसके लिए हम लोग सभी लोग वचनबद्ध हैं और मेरी टीम ने आश्वस्त किया है कि जैसी अपेक्षाएं हैं हम लोग सभी लोग इन अपेक्षाओं को, जन अपेक्षाओं को समय से पूरा करेंगे। अब खबर लोहाघाट से है, जहां पर उप जिला चिकित्सालय में महिला का जटिल ऑपरेशन कर महिला की जान बचाने वाले चिकित्सकों को व टीम के स्टाफ को भी सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी के द्वारा शोल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जिला चिकित्सालय में एक महिला को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था और जिसमें कि आपको बताते चले कि महिला की गंभीर हालत को देखते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणानी लीनी के उपचार किया और साथ ही साथ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा के सहयोग से महिला का अल्ट्रासाउंड किया गया। वहीं आपको बताते चले कि अल्ट्रासाउंड जांच में पता चला कि महिला की ट्यूब में बच्चा फंसकर फट गया था और महिला को अत्यधिक रक्तस्राव भी हो रहा था और जिस कारण महिला की जान को खतरा पैदा हो गया। तो वहीं आपको बताते चले कि डॉक्टर ने बताया कि समय बहुत कम है और जिस कारण रात में ही लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में समिति संसाधनों के बीच चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल के निर्देश पर डॉक्टर ऋतु राठी व चिकित्सा स्टाफ की मदद से तुरंत महिला का जटिल ऑपरेशन किया गया। जो हुई थी, इनकी बच्चा इनका ट्यूब में फंस गया था, जो फट गया था, है ना, तो दर्द और ब्लीडिंग हो रहा था। फिर अल्ट्रासाउंड कराए यहाँ पे डॉक्टर सोनाली ने करा तो वो पकड़ा गया कि ट्यूब फट चुका है और पेट के अंदर ही ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर इतना मात्रा का खून बह चुका था उनको, फिर उसके बाद 4 बोतल खून भी चढ़ाना पड़ा। फिर इमरजेंसी में ओटी कराए, हमारे बेहोशी के डॉक्टर और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर ऋतु भी रही साथ में, तो सबकी सहयोगिता से हम फटाफट से ओटी करके ब्लीडिंग बंद करके उनको स्टेबल कर पाए। अभी काफी स्टेबल हालत में है, अभी घर जाने की तैयारी है और कुछ दिन। देहरादून में सड़क हादसों का होना अब आम बात बनता जा रहा है, लेकिन बीती रात का मंजर दिल दहला देने वाला था। जी हां, आपको बताते चले कि तेज रफ्तार कार के ट्रक से टकराने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा इतना भयावह था कि कार के खरपच्चे उड़ गए तो वहीं शव भी बुरी तरीके से क्षत विक्षत हो गए। हादसा आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास का बताया जा रहा है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर में जा घुसी। बताया जा रहा है कि कार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और सड़क पर पानी व कीचड़ होने के कारण फिसल गई। हादसे में जान गंवाने वाले सभी युवक सहारनपुर के बताए जा रहे हैं, जो देहरादून घूमने आए थे। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून में हर सप्ताह किसी न किसी को सड़क हादसे में जान गंवानी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। सड़कें जगह जगह से टूटी हैं, नालों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और बारिश के मौसम में यह सड़कें मौत के फिसलन भरे रास्ते बन जाती हैं। से भी हीला हवाली देखने को नहीं मिल रही है। प्रशासन इसको लेकर गंभीर है, लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ओवर स्पीडिंग न होनी चाहिए उसको लेकर भी कार्य हो रहा है और ज्यादा साइलेंसर जो आवाज करते हैं उसको लेकर भी कार्यवाही हो रही है और जोन भी बनाए गए हैं कि एक्सीडेंटल जोन जिस जगह है वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था करी जा रही है। सब जगह कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। तो प्रशासन हमारा लगातार गंभीर है और लोगों को भी समझना चाहिए कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी अलग है, उसको देखते हुए उस हिसाब से गाड़ियों को चलाना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाइक न दें, इन सब चीजों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए, आम पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए और प्रशासन लगातार इसके लिए कार्यरत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवालिक नगर से हरिद्वार को जोड़ने वाले मुख्य भेल मार्ग देर रात पर उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क पर एक विशालकाय अजगर निकल आया। अजगर को देखकर राहगीरों में भगदड़ मच गई तो कई लोग मौके पर रुककर वीडियो बनाने लगे, लेकिन कोई पास नहीं गया। वहीं आपको बताते चले कि करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर रानीपुर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को जंगल में वापस छोड़ा गया।
ये तो खत्म है। उत्तराखंड में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि आज के लिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट को भी जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत में भी भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि पूरे राज्य में आकाशीय बिजली और 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट को भी जारी किया गया है। अब अगर मानसून की बात की जाए तो इस बार मानसून सामान्य से 15-20% ज्यादा बरसेगा। अगले एक सप्ताह तक रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।